तो आज हमारी और आपकी मुलाकात जिस टॉपिक के साथ होने जा रही है वो टॉपिक है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के बारे में चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि स्वराज पार्टी की ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके हाल ही में 100 साल पूरे या तो हो चुके हैं या तो आने वाले समय में 100 साल पूरे होने वाले हैं। मतलब इस बढ़ती हुई गर्मी के तापमान के अंतर्गत स्वराज पार्टी के भी कुछ घटनाओं के 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो आज इस पूरी स्वराज पार्टी पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि पीसीएस और आरओ के अतिरिक्त जो भी दरोगा के स्तर का भी अगर कोई पेपर आता है, मतलब अगर छोटे से छोटा भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ से भी, और बड़ी परीक्षाओं में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ से भी इन चीज़ों को समेटने का प्रयास करेंगे। तो कैसे बनी स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के बनने के पीछे की क्या वजह थी, कौन सी घटनाएं हुई जिसने स्वराज पार्टी को बनने के पीछे एक बड़ा मुद्दा दिया, उन चीज़ों को अगर हम लोग समझें तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। बात 1916 की थी। 1916 में भारत में एक लीग चल रहा था, उसका नाम था होम रूल लीग, और ये अखिल भारतीय होम रूल लीग का जो नेतृत्व कर रही थी वो एनी बेसेंट कर रही थी। 1916 में जो होम रूल लीग शुरू किया गया था, इस होम रूल लीग का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था भारत में स्वशासन की स्थापना करना, क्योंकि इसकी जो संस्थापक थी वो एनी बेसेंट थी, और एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की समर्थक नहीं थी। उनका अपना मानना ये था कि भारत ब्रिटिश का ही गुलाम बना रहे, बशर्ते ब्रिटिश के द्वारा भारतीयों को अधिकार समय समय पर दे दिए जाएं। तो जहाँ एक तरफ होम रूल लीग ये कह रहा है कि भारत में स्वशासन की शुरुआत की जाए और भारतीयों को भी शासन में शामिल किया जाए, इसी क्रम में मामला आता है 1917 का। 1917 में क्या होता है, 1917 में एक घोषणा पत्र जारी होता है जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा पत्र कहते हैं। इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा पत्र। और ये जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा पत्र आया, ये आता है 1917 में। इसी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा पत्र को ही दूसरे नाम से जानते हैं, और इसे जिस दूसरे नाम से पुकारा जाता है वो है अगस्त घोषणा पत्र। तो इसी को अगस्त घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इसे अगस्त घोषणा पत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घोषणा पत्र आया था 20 अगस्त 1917 को, इसीलिए इसे अगस्त घोषणा पत्र के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि पहले अगस्त घोषणा पत्र जारी होगा या पहले चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होगी, क्योंकि चंपारण का भी मामला 1917 है और अगस्त घोषणा पत्र का भी मामला क्या है, 1917 है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जहाँ चंपारण सत्याग्रह गांधी के द्वारा अप्रैल 1917 में शुरू किया गया था, वहीं पर अगस्त घोषणा पत्र कब आया है, 20 अगस्त 1917 को आया है। इसी अगस्त घोषणा पत्र जब ये जारी हुआ, ये अगस्त घोषणा पत्र, तो इस अगस्त घोषणा पत्र में जो एक लाइन कही गई थी, वो लाइन ये कही गई थी कि असेंबली के चुनाव होने चाहिए और उन चुनावों में भारतीयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसीलिए जैसे ही अगस्त घोषणा पत्र आता है तो इस घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस में वर्ग दो भागों में बढ़ जाता है। कांग्रेस की जो विचारधाराएं हैं, इन कांग्रेस को मानने वाले लोगों में ये कांग्रेस दो वर्गों में बढ़ जाता है। कांग्रेस का एक वर्ग ऐसा होता है जो इस घोषणा पत्र का समर्थक करता है, बल्कि एक वर्ग ऐसा होता है जो इस घोषणा पत्र का विरोध करता है, जो ये कहता है कि हमें असेंबली के चुनाव नहीं लड़ने हैं। जबकि वहीं एक दूसरा वर्ग ऐसा कहता है कि हमें इस घोषणा पत्र का सम्मान करना चाहिए और हमें असेंबली का चुनाव लड़कर उस विधान परिषद का सदस्य बनना चाहिए। और इस समर्थक वाले में जो व्यक्ति हुआ करते थे उनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उनका क्या नाम था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मुख्य रूप से जो कांग्रेस थी वो इस अगस्त घोषणा पत्र का विरोध कर रही थी, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस अगस्त घोषणा पत्र के समर्थक थे। इसीलिए करते क्या हैं, ये कांग्रेस से फिर इसी बीच में अलग हो जाते हैं और फिर 1918 में अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं। उसका नाम होता है नेशनल लिबरल
फेडरेशन, उसका नाम होता है नेशनल लिबरल फेडरेशन। ये पार्टी जो बनी ये 1918 में बनी और इस पार्टी के जन्मदाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुआ करते थे। कहा जाता है कि इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन है। इससे पहले कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल की दो विचारधाराएं आई हुई थी। और ये जो दूसरा विभाजन देखा जा रहा है ये अगस्त घोषणा पत्र की विचारधारा को लेकर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो टीम है नेशनल लिबरल फेडरेशन, ये प्लान बना चुकी हैं और इनका कहना है कि हम 1920 में होने वाले चुनावों का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम 1920 में होने वाले चुनावों का समर्थन करते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अर्थात 1920 के समय ही देश में चल रहा था असहयोग आंदोलन। 1920 में ही असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन की वजह से जो कांग्रेस होती है वो इस चुनाव का क्या करती है, बहिष्कार करती है। क्योंकि जब हम लोगों ने गांधी के असहयोग आंदोलन को पढ़ा और उनके कार्यक्रमों को देखा तो उस कार्यक्रम में एक पॉइंट हम लोगों ने लिख रखा था कि गांधी जी का कहना था कि हमें केंद्रीय असेंबली के चुनाव का क्या करना है, बहिष्कार करना है। कुल मिलाकर कांग्रेस 1920 के चुनाव में शामिल नहीं हो पाती है। ये मामला था अगस्त घोषणा पत्र से जुड़ा हुआ। इसी अगस्त घोषणा पत्र को ही आधार बनाकर भारत में एक अधिनियम बनता है और उस अधिनियम का नाम था 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस 1919 के भारत शासन अधिनियम में वो सारी बातें लगभग लिखी जाती हैं जो इस अगस्त घोषणा पत्र में थी। इस 1919 के भारत शासन में ऐसे तो कई पॉइंट थे, लेकिन जो मेन पॉइंट देखें तो इसमें यह कहा गया था कि केंद्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई तो दूसरी तरफ प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया। तो वहीं तीसरी चीज़ कही गई कि 1920 में असेंबली के चुनाव कराए जाएंगे। 1920 में असेंबली के चुनाव कराने की बात कही जा रही है। ये बातें इस 1919 के भारत शासन अधिनियम में कही जा रही थी और ये बातें इस अगस्त घोषणा पत्र में कही जा चुकी थी, जिसको लेकर कांग्रेस में विचारधाराएं भी अलग अलग गुट में बढ़ गईं और एक नई पार्टी का जन्म भी हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें जो 1920 में चुनाव कराने की बात कही जा रही है, कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू होने के कारण कांग्रेस इस 1920 के चुनावों को बहिष्कार करने की बात करती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो दो नाम थे, एक का नाम था सी.आर. दास और एक नाम हुआ करता था मोतीलाल नेहरू। तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू का जो मानना था, इनका मानना ये था कि हमें इस 1920 के चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए। अर्थात सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ये कहना चाहते थे कि हमें 1920 के चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए, जबकि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से 1920 में असहयोग आंदोलन में व्यस्त होने की वजह से ये पूरी तरह से इस आंदोलन का क्या कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर देखा जाए कि चुनाव का मामला कैसे क्या था, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो चुनाव हुए थे ये चुनाव 3 बार हुए। पहली बार 1920 में हुआ, दूसरी बार 1923 में हुआ और तीसरी बार होता है 1926 में। पहली बार में कांग्रेस इसका बहिष्कार करती है, कांग्रेस नहीं लड़ती है। दूसरी बार में कांग्रेस समर्थन करेगी और कांग्रेस की तरफ से स्वराज पार्टी इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहीं तीसरी बार में अगर देखा जाए तो तीसरी बार में भी स्वराज पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन तीसरे वाले चुनाव में स्वराज पार्टी को असफलता मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये 3 बार चुनाव संपन्न हुए और इसी क्रम में जब 1920 में ये चुनाव संपन्न हुए और इन चुनावों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो टीम थी ये इस चुनाव को लड़ते भी हैं और इसी दौरान इन्हें बंगाल विधान परिषद का निर्विरोध सदस्य के रूप में चुना जाता है।
तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1920 के चुनाव में शामिल होते हैं और इन्हें बंगाल विधान परिषद का निर्विरोध सदस्य चुना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ इन्हें इसी दौरान ही सर की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है। तो इन्हें सर की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है। और जब 20 में चुनाव हुए तो फिर वही एक लाइन हम लोग यहाँ पे दोहराएंगे कि इस 20 के चुनाव में कांग्रेस इस चुनाव में शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि कांग्रेस किस में व्यस्त है? असहयोग आंदोलन में। क्योंकि कांग्रेस असहयोग आंदोलन में व्यस्त थी। इसी कड़ी में क्योंकि असहयोग आंदोलन चल रहा है और फिर CR दास भी असहयोग आंदोलन से जुड़ जाते हैं और देश में गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पे चल रहा था। लेकिन 19 फरवरी 1922 में जब चौरी चौरा की घटना हुई और इस चौरी चौरा की घटना के बाद जब गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस में गांधी के इस फैसले को लेकर बड़ा विरोध होता है। कांग्रेस का लगभग जो जितना भी एक वर्ग ऐसा था जो कांग्रेस में गांधी का मुखर होकर विरोध करता है और कहता है कि अगर हिंदुस्तान के कन्याकुमारी में अगर कोई घटना हुई हो तो उसका परिणाम पूरे भारत को नहीं भुगतना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी की आलोचना की, CR दास ने भी की, मोतीलाल नेहरू ने भी की, लाला लाजपत राय ने भी की। मतलब कांग्रेस के अंतर्गत एक बड़े वर्ग ने गांधी के इस फैसले का विरोध किया। तो गांधी के आंदोलन के वापसी के बाद होता क्या है? जब गांधी इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो इसके बाद होता क्या है? इसके बाद कांग्रेस जो है ये दो विचारधाराओं में बढ़ जाती है। एक को कहा जाता है परिवर्तनवादी गुट और एक को कहा जाता है अपरिवर्तनवादी गुट। एक को अपरिवर्तनवादी गुट कहा जाता है। एक परिवर्तनवादी गुट था और एक अपरिवर्तनवादी गुट था। ये परिवर्तनवादी गुट और अपरिवर्तनवादी गुट गांधी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था तब ये सारी चीज़ें हम लोगों को भारतीय इतिहास में दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पे जो परिवर्तनवादी गुट था इसका अपना ये मानना था कि हमें असेंबली के चुनाव लड़ने चाहिए। अर्थात परिवर्तनवादी गुट असेंबली के चुनाव लड़ना चाहता था और इस परिवर्तनवादी गुट के जो मेन नेता हुआ करते थे वो CR दास हुआ करते थे, मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे और इसके अलावा विट्ठल भाई पटेल भी इसके अपने सदस्य हुआ करते थे। तो वही जो अपरिवर्तनवादी था, अपरिवर्तनवादी जो था ये गांधी के विचारों पर चलना चाहता था। परिवर्तनवादी का कहना था कि हमें गांधी के विचारों में अब परिवर्तन करके अब नए विचारधारा पे काम करना होगा, बल्कि अपरिवर्तनवादी का कहना था कि नहीं, हमें अभी भी गांधी के विचारों का समर्थन करना चाहिए और गांधी का जो उद्देश्य था वो था रचनात्मक। अर्थात अपरिवर्तनवादी जो गुट था ये रचनात्मक कार्यक्रमों को करने की बात करता था और अपरिवर्तनवादी जो गुट है ये चुनाव के बहिष्कार की बात करता है। ये कहता है कि हमें चुनाव को क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए। इस अपरिवर्तनवादी गुट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल हैं। वहीं इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो CR चारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। वहीं अगर देखा जाए तो एक भाई साहब और हैं और उनका नाम है वल्लभ भाई पटेल। ये अपरिवर्तनवादी गुट में शामिल थे। तो ये विचारधारा कांग्रेस के अंदर चल रही है असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद। इसके बाद क्या होता है कि इसी क्रम में होता है दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। तो दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है और जब दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है तो ये अधिवेशन जिस स्थान पर होता है उस स्थान का नाम था गया। अर्थात इसे दिसंबर 1922 का गया का कांग्रेस अधिवेशन कहते हैं। और इस गया कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे ये अध्यक्ष CR दास थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। कहते हैं कि इस कांग्रेस अधिवेशन में दो प्रस्ताव पेश किए गए। प्रस्ताव था कि कांग्रेस चुनाव का समर्थन करेगी कि कांग्रेस रचनात्मक कार्यों का समर्थन करेगी।
सी आर दास इस कांग्रेस की बैठक के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। गया की ये बात थी, कांग्रेस के सामने प्रस्ताव लाया गया कि अब आप बताइए रचनात्मक की चुनाव। कांग्रेस की मुख्यतः जो पूरी टीम है वो इस चुनाव का बहिष्कार करती है और कहती है हम रचनात्मक कार्यों पर जोर देंगे। और जैसे ही सी आर दास को ये पता चलता है कि कांग्रेस रचनात्मक कार्यों पर समर्थन अपना देती है, सी आर दास इस बात से दुखी हो जाते हैं और इसी क्रम में सी आर जो दास होते हैं ये कांग्रेस से दे देते हैं क्या, इस्तीफ़ा। ये कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे देते हैं। जब ये इस्तीफ़ा देते हैं तो पढ़वी सीतारमैया का एक कथन इसी बीच आ जाता है। पढ़वी सीतारमैया कहते हैं कि दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में आर सी आर दास के जेब में दो चीज़ें थीं, एक जेब में भाषण था तो दूसरे जेब में इस्तीफ़ा था। अगर कांग्रेस ये कहती कि हम चुनाव का समर्थन करेंगे तो सी आर दास भाषण देना शुरू कर देते और चुनाव का माहौल बना देते, और अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम रचनात्मक कार्य करेंगे तो सी आर दास अपने जेब से इस्तीफ़ा निकालेंगे और कांग्रेस को सौंप देंगे। तो ये जो कथन है ये कथन पढ़वी सीतारमैया का है कि आज सी आर दास के जेब में दो चीज़ें थी, एक जेब में इस्तीफ़ा था और दूसरे जेब में क्या था, भाषण था। तो ये कथन रमैया का है और ये कथन पढ़वी सीतारमैया का किसके लिए था, सी आर दास के लिए था। मामला दिसंबर 1922 का हो चुका था और इसी क्रम में मामला आया 1923 का। जब 1923 की बारी आती है तो फिर क्योंकि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू इसके प्रबल समर्थक थे इस चुनाव के, इसीलिए दोनों लोग मिलकर अपनी एक अलग पार्टी बनाने की बातचीत करते हैं। और पार्टी बनाने के लिए ये लोग जिस स्थान को चुनते हैं उस स्थान का नाम था इलाहाबाद। इस इलाहाबाद में मार्च 1923 में इन लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया। इसी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा जाता है, या इसी को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं स्वराज पार्टी। तो इस स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई वो मार्च 1923 में हुई और इसकी स्थापना कहाँ होती है, इलाहाबाद में होती है। और इसके अगर संस्थापक में देखें कि इसको बनाने वाले कौन लोग थे, तो इसको बनाने वाले दो लोग थे, एक का नाम था सी आर दास और दूसरे का नाम था मोतीलाल नेहरू। सी आर दास इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे और मोती इस स्वराज पार्टी के सचिव हुआ करते थे। जबकि सदस्य के रूप में अगर देखा जाए तो इसमें सदस्य के रूप में दो लोग और हुआ करते थे, एक का नाम था विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल और इसके अलावा एक भाई साहब और थे, उनका नाम था खली कुजमा। क्या नाम था, खली कुजमा। तो विट्ठल भाई पटेल और खली कुजमा ये स्वराज पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर सी आर दास अपने उस ख्वाब को पूरा करने जा रहे हैं जो उनका ख्वाब था कि हमें असेंबली का चुनाव लड़ना चाहिए। इस प्रकार से मार्च 1923 में आधुनिक भारत के इतिहास में 20वीं शताब्दी में जो पार्टी बनी उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। तो ये पार्टी 1923 में बनी थी और लगभग ये 1924 है। तो लगभग इस पार्टी के बने हुए कितने साल हो गए, 100 साल हो गए। इसीलिए इस पार्टी से पेपर में क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई हैं, चाहे वो आर ओ हो चाहे वो PCS हो, क्योंकि हाल ही में इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। अब इस स्वराज पार्टी के अपने कुछ उद्देश्य होंगे और ये अपने उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। अभी भी कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है कि स्वराज पार्टी का समर्थन किया जाए कि स्वराज पार्टी का समर्थन ना किया जाए। यहाँ हमें ये याद रखना है, अभी हम आगे आपको बताएंगे भी, कि स्वराज पार्टी बनती ज़रूर अलग है, लेकिन स्वराज पार्टी ने कह रखा था कि हम कांग्रेस से अलग नहीं हैं, हम चुनाव भी लड़ेंगे और हम कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों को भी करेंगे। वहीं जो ये नेशनल लिबरल फेडरेशन है ये सिर्फ चुनाव करने की बात करती हैं और इनका कहना था कि हम कांग्रेस के छाते के नीचे काम नहीं करेंगे, बल्कि स्वराज क्या कह रही है, हम कांग्रेस के छाता के नीचे काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसी को भारतीय इतिहास में स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना कैसे हुई, मार्च 1923 तक
ऐसे इतिहास में क्या घटनाएं हुई जिससे सी आर दास को ये पार्टी बनानी पड़ी। तो उससे संबंधित ये अपनी घटनाएं थी। 1917, 1916, फिर ये अगस्त घोषणा पत्र आया, ये मामला इससे आया। फिर ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी चुनाव लड़ते हैं। फिर कांग्रेस में परिवर्तनवादी गुट आता है। फिर दिसंबर 1922 में वार्षिक अधिवेशन होता है। इसमें रचनात्मक कार्यों पर कांग्रेस जोर देने की बात कहती है। सी आर दास इसी बीच इस्तीफा भी दे देते हैं और इसी बीच फिर इलाहाबाद में ये मार्च 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की क्या कर लेते हैं, स्थापना कर लेते हैं।